नमस्कार छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब 12वीं कक्षा की हिंदी युवक भारती के अंतर्गत दिए गए व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 14 पल्लवन के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवन जिसके लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी, अर्थात यहाँ पर उन्हें एकांकीकार कहा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि पल्लवन को एकांकी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पल्लवन विषय का विस्तार करना, भाव का विस्तार करना पल्लवन होता है, जिसमें छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल दिया जाता है, विस्तृत कर दिया जाता है और मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में आज पल्लवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हम लोग पल्लवन के लेखक अर्थात एकांकीकार डॉक्टर दयानंद तिवारी जी के लेखक का परिचय पढ़ेंगे। अब हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है। प्रमुख कृतियाँ: साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श, चित्रा मृदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। अब हम लोग पाठ की विधा अर्थात एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। अब हम पल्लवन पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय: यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। अभी हमने पाठ परिचय पढ़ा। अब हम लोग एकांकी की तरफ आगे बढ़ते हैं। समय सुबह का है। सुबह प्रातः 11 बजे। स्थान 12वीं कक्षा। रंगमंच कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर,
अध्यापक नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए, हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप हैं, अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? क्या आपने प्रश्न पत्र का निरीक्षण किया है? रोशन: जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक: तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? यहाँ पर जो है एक क्लासरूम अर्थात जो है 12वीं कक्षा के का दृश्य है। 12वीं कक्षा का दृश्य है जहाँ पर जो है सभी छात्र आकर के जो है कक्षा में बैठे हुए हैं। अध्यापक का प्रवेश होता है, पहले अभिवादन होता है। अभिवादन के पश्चात अध्यापक जो है छात्रों को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि पाठ्यक्रम तो पूरा हो गया और आप लोगों ने शायद जो है प्रश्न पत्र का अवलोकन भी कर लिया होगा, तो कहीं पर अगर कुछ कठिनाई है तो उससे अवगत कराएं। यहाँ पर जो छात्र हैं वो एकांकी के पात्र हैं, अध्यापक भी एकांकी के पात्र हैं। तो बच्चों की तरफ से, छात्रों की तरफ से एक शंका जो है प्रस्तुत की जाती है पल्लवन की, जो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है कि पल्लवन लेखन पर प्रकाश डालें, क्योंकि उस तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। बेशक पल्लवन की तरफ जो है व्यवहारिक हिंदी का नाम लेकर के अध्यापक ही उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित करते हैं। प्रस्तुत एकांकी के पात्र अध्यापक रोशन, प्रतीक, शीतल, गौरांश, रिदिम, तन्वी, मितवा और गीत। यहाँ पर 8 छात्र हैं जो कि एकांकी के पात्र हैं और अध्यापक भी एकांकी के मुख्य पात्र में से एक हैं। पूरी एकांकी पल्लवन पर विचार विमर्श करने पर आधारित है कि पल्लवन क्या है, पल्लवन की परिभाषा क्या है, उसके नियम और प्रक्रिया क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसे कैसे लिखा जाता है, उसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं पल्लवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। व्यवहारिक हिंदी विभाग में पल्लवन को लेकर छात्रा शीतल के मन में संशय है, अर्थात जो 12वीं कक्षा का दृश्य है जिसमें अध्यापक आए हैं और उन्होंने जो है छात्रों को संबोधित करते हुए उनसे उनकी कठिनाइयों के बारे में जानना चाहा है, तो छात्रों में से शीतल ने व्यवहारिक हिंदी विभाग में पल्लवन को लेकर के अपनी शंका, अपना संशय प्रस्तुत किया है, जिसका अध्यापक ने पल्लवन का परिचय कुछ इस प्रकार दिया कि किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्रवाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रवाहमयी सहज अभिव्यक्ति शैली में मौलिक सारगर्भित विस्तार देना पल्लवन कहलाता है। पल्लवन को अंग्रेजी में एक्सपांसन कहते हैं। इसे विस्तारण, भाव पल्लवन आदि भी कहा जाता है, अर्थात सूत्र रूप में लिखी या कही गई बात के गर्भ में अंदर छुपी हुई भाव और विचारों का एक पुंज छिपा होता है। विद्वान जन एक पंक्ति पर घंटों बोल लेते हैं और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही रच डालते हैं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी में एक्सपांसन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं, अर्थात विषय का विस्तार करना ही पल्लवन है।
भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सुक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। भाषा के प्रयोग में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें किसी उक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करना पड़ता है। इसी कला को भाव पल्लवन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने अभी जो है भाव पल्लवन या पल्लवन का परिचय प्राप्त किया। पल्लवन की परिभाषा के बारे में सीखे कि पल्लवन क्या है। विस्तार करना, भाव का विस्तार करना, अर्थात जब हम कोई गद्य या काव्य पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे उक्ति या वाक्य, ऐसे कहावत, लोकोक्ति या कथन होते हैं जो कि कठिन होते हैं, जो अलंकारिक या सामसिक शब्द का समूह होते हैं, जिसमें गुणात्मक जो है भाव छिपा होता है, सघन होता है, जटिल होता है, कठिन होता है। उसके अंदर निहित छिपे हुए भाव को हम प्रेषित करते हैं, उसे विस्तार रूप देते हैं अर्थ, विचार या भाव के माध्यम से। तो जो अर्थ विस्तार है, भाव विस्तार है या विचार का विस्तार है, वही पल्लवन कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पल्लवन के कुछ सामान्य नियम व प्रक्रिया जिसे अध्यापक छात्रों को बतलाते हैं कि पल्लवन किस तरह से किया जाए, पल्लवन के क्या नियम हैं, पल्लवन के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए या पल्लवन कैसे करना चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम पल्लवन के कुछ सामान्य नियम व प्रक्रिया को। सर्वप्रथम पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, शुक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। जो भी काव्य पंक्ति दी गई है, जो भी कथन है, जो भी लोकोक्ति है, जो भी कहावत है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह से समझ में आ जाएं, ताकि उसके अंदर जो निहित, जो छिपा हुआ भाव है, जो छिपा हुआ विचार है, जो छिपा हुआ अर्थ है, उसको हम समझ सकें। दूसरा मुद्दा, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने के लिए चिंतन और कल्पना करना चाहिए। कि जब हमने जो है किसी भी कथन को पढ़ लिया, काव्य पंक्ति को पढ़ लिया, तो हमें थोड़ा उस पर जो है अंदर छिपे हुए अर्थ को, विचार को, भाव को समझने के लिए उस पर जो है थोड़ा चिंतन भी करना चाहिए, सोचना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है कि लगातार जैसे जैसे हमें वो समझ में आते जा रहा है, जैसे जैसे हमें भाव जो है, हम भाव को ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे उन मुद्दों को, हमें उन विचारों को लिखते जाना चाहिए जिससे कि कोई विचार छूटने न पाए। चौथा मुद्दा, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी तर्क के रूप में दिए जा सकते हैं, परंतु दूसरी उक्ति के प्रयोग से बचना चाहिए। अर्थात हम यहाँ पर पल्लवन का कार्य करते हैं, भाव विस्तार, विचार विस्तार, अर्थ विस्तार का कार्य करते हैं, उसे और जटिल बनाने से बचना चाहिए। पांचवा मुद्दा, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकारिक व सामासिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए, अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने की जरूरत है, जितने की आवश्यकता है, उन्हीं बातों का जिक्र, उन्हीं बातों का उल्लेख होना चाहिए।
7वां मुद्दा, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौड़ भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। अर्थात वहां पर हमें स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं मिलती है लेखक के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के विरुद्ध जाने की। अर्थात हमें उसी का विश्लेषण करना है, उसी का भाव विस्तार करना है। 8वां मुद्दा, पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अर्थात इसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग करने से बचना चाहिए, मैं और हम का प्रयोग करने से बचना चाहिए। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। 10वां मुद्दा, पल्लवन में एक सीमा तक निबंधात्मकता का गुण होता है। एक सीमा तक, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वह निबंध नहीं होता है, लेकिन निबंध का गुण उसमें पाया जाता है। पर कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती कर बैठते हैं, जो कि उचित नहीं है। वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। ध्यान दीजिए, निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है, जबकि पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर हमारे विचार, हमारा भाव विस्तार, भाषा विस्तार, अर्थ का विस्तार बहुत ही सीमित होता है। ये अभी हमने जो है नियम और प्रक्रिया पढ़े, जो कि पल्लवन का नियम और प्रक्रिया था कि पल्लवन करते समय किन बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसे हमने 10 मुद्दों के रूप में यहाँ पर पढ़ा। अभी हमने जो है पल्लवन की परिभाषा भी पढ़ ली। अध्यापक के द्वारा छात्रों को बतलाया गया जो नियम और प्रक्रिया है उसको भी पढ़ लिया। वहाँ 12वीं की कक्षा में अध्यापक ने छात्रों को और विस्तार से और अच्छे से समझाने के लिए कुछ उदाहरण का पल्लवन, भाव पल्लवन प्रस्तुत करते हैं। तो पाठ्यपुस्तक में उल्लेखित पल्लवन का जो उदाहरण है, अब हम लोग उसे देखते हैं। पहले अध्यापक छात्रों से पूछते हैं कि अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई उक्ति हो, कोई कथन हो, कोई काव्य पंक्ति हो तो बताओ, कोई कहावत हो, उसका मैं भाव पल्लवन या पल्लवन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अंततः अध्यापक ने स्वयं मुद्दा चुना, स्वयं एक उक्ति को चुनते हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, इसका चयन स्वयं अध्यापक ने किया और इस पर उन्होंने जो है पल्लवन कार्य करके छात्रों को समझाया, जो कि इस प्रकार है। पल्लवन, नर हो न निराश करो मन को, यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलताएं भी हैं। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। अतः यहाँ पर जो सिद्ध होता है
कि नर को कभी निराश नहीं होना चाहिए और उसे जो है हिम्मत रखना चाहिए, क्योंकि जब हम साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, हमारे अंदर मनोबल होता है, तभी हम जो है आगे अच्छे और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित हो पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अध्यापक ने पहला उदाहरण छात्रों के सामने प्रस्तुत किया, जो कि जिसका मुद्दा था नर हो न निराश करो मन को, जिसका चयन स्वयं अध्यापक ने किया था। इस मुद्दे का सुझाव स्वयं अध्यापक ने दिया था और उसका इस तरह से उन्होंने भाव पल्लवन छात्रों के सामने प्रस्तुत किया। अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ जो है बढ़ते हैं। यह भी पाठ्यपुस्तक में उल्लेखित है। दूसरा उदाहरण, अविवेक आपदाओं के घर हैं। अविवेक आपदाओं का घर है। छात्र गीत ने इस मुद्दे का सुझाव दिया। अध्यापक के सामने गीत, जो एक छात्र है, उसने यह मुद्दा रखा, यह कथन रखा, यह उक्ति प्रस्तुत किया कि अविवेक आपदाओं का घर है, इस पर पल्लवन करने के लिए अध्यापक ने अविवेक आपदाओं का घर है इस विषय का भाव पल्लवन करते हैं, जो कि इस प्रकार है। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव के बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असत कारणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसीलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें, सोच विचार करें। जो कुछ भी कहें उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहें, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। इस तरह अध्यापक ने सिद्ध किया कि वास्तव में अविवेक आपदाओं का घर है। बहुत ही अच्छा भाव पल्लवन किया अध्यापक ने। बहुत ही अच्छे से उन्होंने क्रमबद्ध में स्पष्ट रूप से भावों को विस्तार दिया। अब हम तीसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में वर्णित भाव पल्लवन के लिए तीसरा उदाहरण है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, जिसकी पेशकश छात्रा तन्वी ने किया। तन्वी, जो कि 12वीं कक्षा की एक छात्रा है, उसने अध्यापक के सामने इस उक्ति को प्रस्तुत किया पल्लवन कार्य के लिए, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। अध्यापक ने इस विषय का भाव पल्लवन कार्य इस प्रकार किया और छात्रों को समझाया। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, सेवा परम धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानव को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। लंबे समय तक सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सत्फल दामनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाएं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से भाव पल्लवन किया गया है, लेकिन जैसे कि अंतिम पंक्तियों में देखिए, सेवा करे सो मेवा पावे, ये गूढ़ात्मक नहीं है, सरल है, आसान है, इसलिए यह स्वीकार्य है। लेकिन
अन्यत्र कहीं पर भी हमें जटिल उक्तियों का या दूसरी उक्ति का प्रयोग भाव पल्लवन में नहीं करना चाहिए। हमने देखा यहाँ पर अध्यापक ने तीसरे मुद्दे के रूप में प्रस्तुत सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, इस विषय पर पल्लवन का कार्य करके जो है विद्यार्थियों के सामने, छात्रों के सामने प्रस्तुत किया, अर्थात छात्रों को समझाया जिससे छात्र अच्छी तरह से समझ सकें कि पल्लवन में उन्हें किस तरह से भावों का, अर्थों का या विचारों का विस्तार करना होता है, भाषा का विस्तार किस तरह से, किस हद तक करना पड़ता है, उसे अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए पाठ्य पुस्तक में जो है वर्णित जो अंतिम उदाहरण है, अंतिम मुद्दा है, उसे देखते हैं। अंततः 3 प्रस्तावों पर पल्लवन कार्य करने के बाद अध्यापक ने चौथा मुद्दा फिर स्वयं प्रस्तावित किया। जो तो को कांटा बुए बोयता ही तू फूल, इसका सुझाव स्वयं अध्यापक ने किया, जिससे कि भाव पल्लवन अच्छी तरह से छात्रों को समझ में आ सके। तो देखिए, संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है, पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, जो हमारा बुरा कर रहा है उसका भी हम भला करें। उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दें। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है और कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझ कर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। हमने देखा यहाँ पर कि अध्यापक ने जिस मुद्दे का स्वयं ही प्रस्ताव रखा था, खुद ही चयन किया था, मुद्दा था जो तो को कांटा बुए बोए ताहि तू फूल, और उसका उन्होंने यहाँ पर अर्थ अर्थात भाव विस्तार करके छात्रों को जो है पल्लवन कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से समझाए। अब हम लोग जो है पल्लवन की विशेषता के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी कहावतें या लोकोक्तियाँ हमारे समाज के अनुभव को अपने में समेटे होती हैं। ये लोकोक्तियाँ वस्तुतः पूरे समाज के विचारों का सार प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार कई विचारक, विद्वान या संत महात्मा ऐसे सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह जाते हैं। इस बात को समझाने और समझने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है और उसका विस्तार भी करना पड़ता है। इसी को भाव पल्लवन कहते हैं। वास्तव में भाषा व्यवहार में निपुण होने के लिए हमें भाव पल्लवन का अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे हम ऐसी अभिव्यक्तियों में निहित भाव का इस प्रकार विस्तार करें कि सुनने वाले या पढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा सकें, अच्छी तरह से समझा सकें। अतः पल्लवन व्यक्ति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज हर क्षेत्र में पल्लवन की उपयोगिता बढ़ गई है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। विशेषता, पल्लवन की विशेषता क्या होती है? कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। यहाँ पर हमने देखे विशेषता के अंतर्गत 9 विशेषताएं बतलाई गई हैं, जिसको हम जो है आगे कृतिक कार्य में जो है
पूरे विस्तार के साथ पढ़ लेंगे। शैली, किस तरह की शैली को अपनाना चाहिए, पल्लवन कार्य करते समय किस तरह की शैली को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो है एकांकीकार अर्थात लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने दो शैली प्रस्तुत किए हैं, अर्थात जो एकांकी में अध्यापक हैं, अध्यापक ने छात्रों को ये दो शैली बतलाया है। पहला, भूमिका व उपसंहार रहित मुख्य विषय का श्रृंखलाबद्ध व रोचकता के साथ प्रतिपादन करना। दूसरा, भूमिका 2 से 3 वाक्य, विषय वस्तु 10 से 12 वाक्य और उपसंहार 2 से 3 वाक्य में प्रतिपादित किया जाना चाहिए। अर्थात दोनों में से किसी भी शैली को अपनाया जा सकता है। यह जो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पाठ्य पुस्तक में पल्लवन का जो मुख्य बिंदु है उसे इसी तरह से प्रस्तुत किया गया है। एक नज़र हम इस पर भी जो है मार लेते हैं। पल्लवन में सुक्ति, उक्ति, पंक्तियाँ, काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते हैं। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। इस पर ध्यान दीजिए, क्या कहा गया, पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। आप जो है दूसरी उक्ति का प्रयोग वहां पर न करें, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें, कठिन, जटिल, अलंकारिक, सामासिक शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है, जिससे कि तारतम्यता बनी रहे, प्रवाह, भाषा का प्रवाह बना रहे। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भाव, विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो, अर्थात क्रमबद्ध होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हों जो अर्थ स्पष्ट करें। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता है, अर्थात लेखक की जो उक्ति है, जो कथन है, हमें उसी के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। उसी के पक्ष में भाव, अर्थ और विचार का विस्तार करना है। हमें उसकी आलोचना नहीं करनी है। पल्लवन में हमें इसकी आज़ादी नहीं मिलती है। चलिए अब हम जो है पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो कृति कार्य हेतु मुद्दे दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। हमने अभी नियम और प्रक्रिया पढ़े, वही प्रक्रिया यहाँ पर जो है दिया गया है, हम इसे देख लेते हैं। सर्वप्रथम पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, शुक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाएं। मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने के लिए चिंतन और कल्पना करना चाहिए। मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए, ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने ना पाए। अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी तर्क के रूप में दिए जा सकते हैं, परंतु दूसरी उक्ति के प्रयोग से बचना चाहिए। कहने का मतलब ये कि दूसरे जटिल कठिन कथन से बचना चाहिए। पांचवा, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकारिक व सामासिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौड़ भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समास शैली की नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए।
पल्लवन में एक सीमा तक निबंधात्मकता का गुण होता है, पर कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती कर बैठते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा, मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। यह अभी हमने जो है प्रक्रिया पढ़े। अगला विषय है पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। पल्लवन की विशेषताएं। पल्लवन की विशेषताएं, पहला, कल्पनाशीलता। पल्लवन में कल्पनाशीलता का विशेष महत्व है। जो भी उक्ति, सुक्ति या काव्य पंक्ति दिया गया होता है उसका अर्थबोध, भावबोध व विचार विस्तार के लिए कल्पना की उड़ानें भरते हैं। कल्पना की उड़ान भरनी पड़ती है, सोच विचार करना पड़ता है, उसका मंथन करना पड़ता है। जो भी विचार व भाव आते हैं उसे ही तर्कयुक्त तरीके से प्रस्तुत करते हैं, पर इसमें कल्पना के अतिरेक से बचना चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मौलिकता। पल्लवन कर्म करते समय पल्लवन कर्ता को अंधानुकरण से बचना चाहिए। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। दूसरी उक्ति या विचार का समावेश नहीं होना चाहिए। मूल भाव या केंद्रीय भाव का ही विस्तार होना चाहिए। इसमें नयापन, ताजगी और टटकापन का भाव प्रेषित होना चाहिए। सृजनात्मकता। पल्लवनकर्ता के पास सृजन कर्म के लिए उर्वर मस्तिष्क होना चाहिए। प्रतिभा के साथ सृजनात्मकता का संयोग होना चाहिए। उसे निरंतर पल्लवन कार्य में अभ्यासरत रहना चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का पल्लवन कर सकता है। अतः इस कार्य के लिए सृजनात्मकता बहुत आवश्यक है। प्रवाहमयता। पल्लवन करते समय जब भाव, विचार या भाषा का विस्तार करते हैं तब विचारों में सहज प्रवाह होना आवश्यक है। इससे रोचकता आ जाती है और पल्लवन उत्तम कोटि का हो जाता है। भाषा शैली। पल्लवन के लिए लघु सूक्ष्म गद्य शैली का प्रयोग होता है। इसमें सामासिक और अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसे व्यास शैली में लिखना चाहिए और अनावश्यक व्यर्थ विस्तार से बचना चाहिए। विचार को सटीक शब्दों के माध्यम से छोटे छोटे वाक्यों में प्रस्तुत करना चाहिए। शब्द चयन। पल्लवन में शब्द चयन बहुत मायने रखता है। संस्कृत अलंकार, समास और क्लिष्ट शब्दों के चयन व प्रयोग से बचना चाहिए। स्वाभाविक रूप से भाव व विचार को स्पष्ट करने के लिए यथासंभव सरल और आसान शब्दों का चयन करना चाहिए। सहजता। पल्लवन सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। इसमें कृत्रिमता व बनावटीपन को स्थान नहीं देना चाहिए। मूल भाव से जुड़ने पर जोर देना चाहिए। इससे प्रस्तुति में सहजता आ जाती है। स्पष्टता। सारे तथ्य शीशे की तरह साफ और स्पष्ट होने चाहिए। बधे हुए विचारों व भाव को इस तरह विस्तार देना है कि आसानी से भाव स्पष्ट हो और आलोचना न किया जा सके। क्रमबद्धता। पल्लवन में क्रमबद्धता का विशेष महत्व है। दरअसल श्रेष्ठ पल्लवन का अपना अंदाज होता है। इसमें उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारों व भावों को सही क्रम में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, अन्यथा विकृति आ जाती है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि पल्लवन की विशेषताएं कौन सी हैं। अब स्वाध्याय हेतु दिए गए जो पल्लवन कार्य के लिए विषय दिए गए हैं उस पर हम लोग जो चर्चा करते हैं। लालच का फल बुरा होता है, इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। यहाँ पर आपके सामने पल्लवन कार्य किया गया है। विषय है लालच का फल बुरा होता है। लालच का फल बुरा होता है, इस कथन में 100% सत्यता है। लालच करके अक्सर हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। कोई भी लालच ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। एक ना एक दिन उस लालच का दुष्परिणाम सामने आता ही है। इसके लिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। यदि हम समय रहते लालच की प्रवृत्ति को त्याग देते हैं तो शायद हम लालच के दुष्परिणाम से बच भी सकते हैं। जीवन में हम किसी न किसी बात पर लालच कर बैठते हैं और अधिक पाने की लालसा में कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि हमारे पास जो कुछ होता है हम उसे भी गंवा बैठते हैं। लालच के कारण
चरित्र पर कलंक लग जाता है, मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाता है। दरअसल लालच दूसरों का हक मारने की एक प्रवृत्ति है। लालच का मतलब ही है अपनी ज़रूरत से अधिक पाने का प्रयास करना है। जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हासिल करने की कोशिशें करते हैं तो कहीं न कहीं किसी दूसरे का हक मार रहे होते हैं। लालच के कारण ही मन में पाप, दूसरे की बुराई का नापाक इरादा, अविश्वास, बेईमानी आदि पनपते हैं, जिसमें दया, सहानुभूति और परोपकार कहाँ तिरोहित हो जाता है पता ही नहीं चलता। लालच से मानवता का भी घोर पतन हुआ है। सच में लालच का फल बुरा होता है। देखिए, इस तरह से पल्लवन कार्य करते समय हमें कुछ बातों का जो है ध्यान रखना है। मैं का प्रयोग नहीं करना है, तुम का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ज़रूरत के हिसाब से हमें हम का प्रयोग कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम का प्रयोग भी करने से बचना चाहिए। अर्थात पल्लवन का कार्य अन्य पुरुष में होना चाहिए, या जहाँ पर जो है लगता है कि अतिरेक हो रहा है तो हम की जगह पर हम सामान्य रूप से मनुष्य या मानव शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस कथन में जीवन का ज्ञान समाया हुआ है। जीवन का रहस्य प्रेम है। जिसने भी प्रेम को जाना, समझा, परखा और आत्मसात कर लिया, उसे जीवन में कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। प्रेम रस पीने वालों की प्यास बुझ जाती है। जो भी प्रेम में डूब गया और उसके मर्म को समझ लिया, समझो उसने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अतः प्रेम ज्ञान है और प्रेमी ही ज्ञानी। जो अप्रेमी है वह अज्ञानी है। प्रेम का ढाई अक्षर मानव को परिपूर्ण करके जीवन को सफल बना देता है। प्रेम से मनुष्य विनम्र और व्यवहार कुशल बनता है, जबकि विनम्रता में दृढ़ शक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अगम्य भी गम्य हो जाता है। त्याग, सेवा और समर्पण के भाव आ जाते हैं। अर्थात जिसने भी प्रेम के मर्म व महत्व को समझ लिया और आत्मसात कर लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। वही सच्चा ज्ञानी है। अर्थात इस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस तरह से यहाँ पर जो है स्वाध्याय के रूप में दिए गए दोनों विषय का पल्लवन कार्य प्रस्तुत किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक पल्लवन हेतु जो भी जो है जानकारी यहाँ पर जो है दी गई, छात्रों को जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर किसी भी तरह की कठिनाई है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कृपया आप जो है इस वीडियो को दूसरी बार देखें और सुने, तीसरी बार देखें। बेशक आपकी शंका का समाधान होगा। आपकी शंका का समाधान होगा। फिर भी यदि किसी तरह का संशय है, कुछ मुद्दे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट के रूप में कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, अपनी समस्या और शंका से मुझे अवगत कराएं। मैं उसका पूरा समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।